तंत्र है बेटा कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो इसको ध्यान से पढ़िए। इसके पहले वाले वीडियो हमने डाला था नर जनन तंत्र, वो मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र को हमने आपको अच्छे से पढ़ाया है, उसको पढ़ लीजिए। या तो मादा जनन तंत्र या तो नर जनन तंत्र, इन दोनों में क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आना तय है। कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों क्लासों के विद्यार्थियों के लिए ध्यान से बेटा, कक्षा 10 और कक्षा 12 वाले जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर परिभाषा ना लिखी हो तो परिभाषा को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिगर डायग्राम भी अच्छी तरीके से बनाइए, जिससे आपका अच्छा से अच्छा रिजल्ट आ सके, आप अच्छा से अच्छा स्कोर गेन कर सकें। अब बात हो रही है आज नर जनन तंत्र की। तो जाहिर सी बात है, नर जनन तंत्र की बात होगी तो इसे इंग्लिश में कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो नर जनन तंत्र की बात हो रही, तो नर जनन तंत्र में क्या लिखा गया है देखिए ध्यान से बच्चों। पुरुष के जनन अंगों में क्या होता है, अनिवार्य नर लैंगिक अंगों को सम्मिलित किया गया है। मतलब जो नर जनन तंत्र है इसमें क्या किया गया है, इसमें कई भागों को सम्मिलित किया गया है। नर जनन तंत्र में कई भाग होते हैं, जिसे मुख्य रूप से आपके पेपर में जो आता है कहीं भी आपको मिलेगा तो उसमें 4-5 मुख्य रूप से होते हैं। जैसे पहला होता है आपकी पहली हेडिंग किससे बनती है, वृषण से बनती है। दूसरे किसमें से बनती है, वृषण हो गया, अधिवृषण हो गया। फिर एक शुक्रवाहिनी से बनती है, फिर शुक्राशय होता है, फिर मूत्रमार्ग होता है ये, ठीक है, और शिश्न होता है। मतलब 4-5 आपको हेडिंग मुख्य रूप से लिखना होता है। 4-5 हेडिंग में आप 5-5 लाइन 6-6 लाइन लिखिए, जिससे बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। अब ध्यान से देखिए, पहली हेडिंग क्या दी गई बेटा, वृषण। ठीक है, जो वृषण होता है, वृषण किसको कहते हैं, जो ये वाला भाग होता है बेटा, ये जो है भाग, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वृषण। ठीक है, ये गोले के जो ये गोला है इसी को क्या कहते हैं। देखिए जो वृषण होता है पुरुषों में कितने होते हैं, इसमें लिखा गया है पुरुषों में 1 जोड़ी वृषण। मतलब 1 जोड़ी, एक ये है एक ये, मतलब या तो हम 2 कह सकते हैं या तो फिर 1 जोड़ी कह सकते हैं बेटा। मतलब इसको बायो को है आप रटने के चक्कर में मत पड़िए, रटेंगे तो आपको नहीं याद होगा। इस अच्छे से अच्छे इसको समझने की कोशिश करिए। हम एकदम आसान परिभाषा में आपको बता रहे हैं, परिभाषा एक बार आप पढ़ लीजिए ध्यान से, उसके बाद इसको चीज़ों को समझ लीजिए। यदि आपको डायग्राम बनाना आता है तो आप आसानी से, एकदम आसानी से इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया है, वृषण में जब हेडिंग में डालेंगे तो क्या लिखेंगे, पुरुषों में 1 जोड़ी वृषण होता है। कहाँ पर 1 जोड़ी वृषण, उदर गुहा से बाहर। उदर गुहा से बाहर मतलब शरीर से बाहर जो होता है बेटा, मतलब जो हमारे शरीर से बाहर हो उसे क्या कहते हैं, उदर गुहा से बाहर। जो शरीर के अंदर होता है बेटा उसे क्या कहते हैं, उसे हम उदर गुहा, उसे हम क्या कहेंगे, उदर गुहा नहीं कहेंगे, वो उदर गुहा से बाहर उसको हम नहीं कहते। मतलब जो भाग हमारे शरीर के बेटा बाहर पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उदर गुहा कहते हैं बेटा। इसके बाद लिखा गया है उदर गुहा से बाहर शिश्न के पास। शिश्न देखिए बेटा कहाँ, ये वाला पार्ट क्या है, शिश्न है। ठीक है, जो ये मोटा सा पार्ट होता है इसी को क्या कहते हैं, शिश्न कहते हैं। शिश्न के पास कहाँ, वृषण कोश में सुरक्षित पाए जाते हैं। देखिए वृषण कोश का होता है जहाँ वृषण पाए जाते हैं। जो वृषण का घर होता है, वृषण का जो कक्षक होता है बेटा, उसी को क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं। जैसे किसी इंसान का घर होता है तो अपने घर में ही क्या कहते हैं, लगता है सदन लगा देता है, ये सदन वो सदन। ठीक है, किसी का नाम हो गया मोहन सदन। ठीक है, इसी प्रकार जो वृषण का जो जहाँ वो पाया जाता है, वृषण का जो घर होता है उसे हम क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं। बात समझ में आई बेटा। उसके बाद कहाँ सुरक्षित रहते हैं, वृषण कोश में सुरक्षित पाए जाते हैं। वृषण कोश की थैलीनुमा संरचना होती है। थैलीनुमा मतलब पॉलीथीन झिल्ली जिसे कहते हैं, तो पॉलीथीन या थैलीनुमा संरचना होती है जो प्रत्येक वृषण होता है। अब आपको बता रहे हैं जो ये वृषण है, वृषण समझ में आया, जो ये बेटा गोला का आकार है इसी को हम क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। प्रत्येक वृषण कैसा होता है, गुलाबी सी। देखिए इसी प्रकार मादा जनन तंत्र में भी बात हो रही थी, वो भी इसकी संरचना कैसी थी, बादाम की तरीके थी। यहाँ पर कैसे दिए गए, गुलाबी सी। ठीक है, अंडाकार। ठीक है, अंडाकार आकृति की लगभग कितनी सेंटीमीटर लंबी, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी होता है और 2 से 2.5 सेंटीमीटर मोटी तथा 10 से 15 ग्राम भार की ग्रंथि
या संरचना होता है। मतलब जो व्रफण होता है इसका क्या होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है और भार में 10 से 15 ग्राम का जो ग्रंथि होती है पाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद बात हो रही है बेटा अधिव्रफण की। व्रफण समझ में आया? अच्छे से बेटा इसको पढ़िएगा, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितनी बार हो सके उतनी बार वीडियो देखिए, 2 बार 4 बार वीडियो देखिए, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। रटने की ज़रूरत नहीं है बेटा, इसको आप बिल्कुल से रटिए ना, एकदम समझने की चीज़ें हैं। देखिए जो बायो होती है ये दैनिक जीवन से रिलेटेड होती है, हमारे शरीर के अंगों से रिलेटेड है। ठीक है, चाहे नर जनन तंत्र हो चाहे मादा जनन तंत्र, मतलब इसमें आप थोड़ा सा देखिए समझिए, इसके बाद आप अपने मन से इसको पूरा अच्छी तरीके से लिख डालिएगा बोर्ड एग्जाम में। कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं, न ज़्यादा रटने की बात है। अधिव्रफण में क्या होता है, इनकी संख्या 2 होती है। मतलब जो अब अधिव्रफण है, देखिए अधिव्रफण कहाँ होता है, जो व्रफण के ऊपर ये जो नीले रंग का दिया गया है इसे हम क्या कहते हैं, ये व्रफण के ऊपर जो होता है इसे नली के रूप में संरचना होती है, इसे हम क्या कहते हैं, अधिव्रफण कहते हैं। ठीक है, जब बेटा जाहिर सी बात है जब व्रफण 2 पाए जाएंगे, अगर 2 व्रफण है तो दोनों व्रफण के ऊपर ये देखिए काले कलर के ये चढ़ा हुआ है। ठीक है, ये काले कलर के चढ़ा हुआ है, इसी को क्या कहते हैं, अधिव्रफण कहते हैं। जब व्रफण 2 होंगे तो अधिव्रफण भी 2 होता है। अधिव्रफण इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। प्रत्येक अधिव्रफण लगभग कितना होता है, प्रत्येक जो अधिव्रफण क्या होता है इसकी लंबाई कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर लंबी। ये जो इसकी लंबाई होती है लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी एवं चपटी कोमा प्रदर्श संरचना होती है। इनमें क्या होता है, इन्हीं में बेटा शुक्राणु जो होते हैं इन्हीं में परिपक्व होते हैं। ठीक है, इसी में शुक्राणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। इसके बाद हम अगली परिभाषा की बात कर रहे हैं, तीसरे नंबर की। देखिए बच्चों अब आगे बात होने वाली है शुक्रवाहिनी की। ठीक है, शुक्रवाहिनी कहाँ है, शुक्रवाहिनी बेटा ध्यान से देखिए ये है, ये वाली जो लंबी नली होती है, एक ये है एक ये है। देखिए पुरुषों में क्या होता है, व्रफण भी 2 होते हैं, एक ये। अधिव्रफण की बात करें तो अधिव्रफण भी 2 होते हैं। उसके बाद शुक्रवाहिनी भी 2 होती हैं, एक ये होती है एक ये होती है, एक जोड़ी। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, वो शुक्रवाहिनी में अधिव्रफण के अंतिम छोर पर, ये जो अधिव्रफण है इसके अंतिम छोर, ये जो अंतिम छोर है यहाँ पे क्या होता है, छोर से एक मोटी संरचना शुक्रवाहिनी निकलती। ये एक जो मोटी संरचना निकल रही है इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, शुक्रवाहिनी कहते हैं। ठीक है, शुक्राणु क्या होते हैं, स्क्रीनशॉट पहले आप इसको ले लीजिए, अगर परिभाषा नहीं लिखी तो इसको स्क्रीनशॉट ले करके परिभाषा अच्छी तरीके से लिख के समझ लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, निकलती है, आगे लिखा गया है शुक्राणु शुक्रवाहिनी के द्वारा उदर गुहा में स्थित शुक्राशय में पहुँचते। जो शुक्राणु होते हैं ये शुक्राणु कहाँ बनते हैं, व्रफण में बनते हैं। ठीक है, व्रफण में और अधिव्रफण में यहीं पर बनते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो शुक्राणु यहाँ से निकलते हैं वो कहाँ जाते हैं, शुक्रवाहिनी से होते हुए कहाँ पास पहुँचते हैं, ये जो बेटा हमारा क्या है शुक्राशय है। ये शुक्राशय में क्या होता है, यहाँ पर शुक्राणु जो होते हैं वो पहुँच जाते हैं, कहाँ से, अधिव्रफण से कहाँ पहुँचते हैं, शुक्राशय में पहुँचते हैं। किसके द्वारा, शुक्रवाहिनी के द्वारा पहुँचते हैं। ठीक है, इसके बाद अब बात हो रही है बेटा शुक्राशय की। ठीक है, देखिए जो शुक्राशय हो गया, शुक्राशय में क्या बताया गया, इसकी संख्या भी 2 होती है। मतलब कुछ भी आ जाए, चाहे व्रफण की बात हो, चाहे अधिव्रफण की बात हो, चाहे शुक्रवाहिनी की बात हो, चाहे शुक्राशय, सब में पहले आप सीधा सीधा लिख दीजिए इनकी संख्या 2 होती है। ठीक है, सभी में वही कंडीशन हो रही, शुक्राशय इनकी संख्या 2 होती है। ये कहाँ पर स्थित होता है, ध्यान से देखिए, ये मूत्राशय दिया गया है, ये मूत्राशय के पीछे स्थित होता है, ये मूत्राशय में पीछे स्थित होते हैं। प्रत्येक शुक्राशय थैलीनुमा संरचना होती है। ये देखिए एक थैलीनुमा संरचना, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, जो प्रत्येक शुक्राशय होता है वो थैलीनुमा संरचना होती है, जो लगभग क्या होता है, जो लगभग 4 से 7 सेंटीमीटर लंबी होती है। जो इसकी लंबाई होती है कितनी होती है बेटा, 4 से 7 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। इनमें स्रावित गाढ़ा चिपचिपा व क्षारीय द्रव्य शुक्राणुओं के साथ मिलकर वीर्य निर्मित करता है। इनमें जो क्या होता है, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है, क्षारीय द्रव्य होता है, वो शुक्राणुओं के साथ मिल करके वीर्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो वीर्य होता है, वीर्य का कार्य क्या होता है, जो वीर्य होता है वीर्य का कार्य यही होता है बेटा, शुक्राणुओं को क्या करता है, वो पोषक प्रदान करता है।
जो वीर्य होता है ये कैसा होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसी में क्या होते हैं, शुक्राणु अपना पोषण प्रदान करते हैं। यदि वीर्य नहीं होगा तो क्या होते हैं, शुक्राणु मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसीलिए जो वीर्य का वो शुक्राणुओं का जो पोषण होता है बेटा वो कहाँ होता है, शुक्राणुओं का जो पोषण होता है बेटा वो वीर्य में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पास आप लिखे हैं कि जो शुक्राणुओं को पोषक देता है, मतलब जो वीर्य होता है वही क्या करता है, शुक्राणुओं को पोषण देता है। इतनी जिसमें टफ कुछ नहीं है, आराम से आप ध्यान से परिभाषा सुनिए, 2-3 बार आप वीडियो को देखिए, परिभाषा को अच्छे से पढ़ लीजिए 2-3 बार, उसके बाद आप इसको आराम से लिख लीजिए। आता है 5वें नंबर। 5वें नंबर पर हेडिंग क्या दी गई है, मूत्र मार्ग। 5वें नंबर पर हेडिंग दी गई है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग देखिए कहाँ पर दिए गए, यह एक क्या दिया गया, यह एक लंबी पेशी नलिका मूत्र मार्ग निर्मित करती है। ठीक है, जो होता है ये क्या होता है, ये एक लंबी पेशी नलिका होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं, जिसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर होती है। यह मूत्राशय से शुरू होकर के कहाँ शुरू होती है, ये देखिए ये मूत्राशय यहाँ से शुरू होती है। मूत्राशय कहाँ, ये मूत्राशय, यहाँ से मूत्राशय से शुरू होती है। शिश्न के अग्रभाग, ये शिश्न के अग्रभाग जिसे कहते हैं मूत्रोजन, शिश्न के अग्रभाग मूत्रोजन छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी परिभाषा नहीं लिखिए। तो इसमें क्या होता है, शिश्न के अग्रभाग मूत्रोजन छिद्र द्वारा शरीर से यहाँ से क्या होता है, शरीर से बाहर खुलती है। इसके बाद अगले पॉइंट की बात हो रही है, शिश्न। 6वें नंबर पर दिया गया है शिश्न। शिश्न क्या होता है, शिश्न में लिखा गया है क्या होता है, ये देखिए ये शिश्न है, इसमें यही है परिभाषा में, यह बेलनाकार पेशीय मैथुन अंग होता है, जो मैथुन अंग होता है जो निषेक्ष के समय क्या करता है, एक अंग का कार्य करता है। इसके बाद देखिए इसमें 2 चीज़ें और होती हैं बेटा। क्या होता है, क्वेश्चन बहुत पूछता है कि नर जनन तंत्र की सहायक ग्रंथियां कौन सी होती है। तो नर जनन तंत्र की सहायक ग्रंथियां, एक ये लिखा गया है प्रोस्टेट ग्रंथि है बेटा, दूसरा दिया गया है काउपर्स ग्रंथि। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिए, बहुत पूछता है पेपर में, काउपर्स ग्रंथियां और प्रोस्टेट ग्रंथियां। देखिए जो प्रोस्टेट ग्रंथियां होती हैं, देखिए जो प्रोस्टेट ग्रंथियां होती हैं, जब इंसान 40 से 50 साल का व्यक्ति हो जाता है, ये पुरुषों में पाई जाती है। ठीक, महिलाओं में कंडीशन नहीं होती। तो जब पुरुष क्या होते हैं 40 से 50 साल के होते हैं, ये क्या होती है, प्रोस्टेट ग्रंथियां फूल जाती हैं। जब प्रोस्टेट ग्रंथियां फूल जाती हैं तो इंसान को टॉयलेट में समस्याएं आती हैं, टॉयलेट करने समय उसको अत्यधिक दर्द होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रोस्टेट ग्रंथियों का कार्य होता है। जो काउपर्स ग्रंथियां होती हैं, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य यही होता है, सेक्स के समय क्या करता है, ये एक अम्लीय पदार्थ का त्याग करता है, जिस अम्लीय और चिकने पदार्थ का त्याग करता है, जिससे क्या होता है, मैथुन में ये सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो बेटा बहुत आसान भाषा में, बहुत सरल ट्रिक में हम आपको ये नर जनन तंत्र पढ़ा रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों के पास समय बहुत ही कम है बेटा। ठीक है, समय के अकॉर्डिंग आप पढ़िए, समझिए, और हम क्वेश्चन डालते रहेंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हमारे अगले वीडियो में फिर हम डालेंगे। ठीक है, तो आप लोग अधिक से अधिक पढ़िए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। धन्यवाद।